ये आपके पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ एलिमेंट मैंने इसके अंदर लिखवाए थे आपको। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 8 ग्रुप थे और बहुत सारे पेड़ थे। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फ्लोरीन तक, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन तक। ठीक है, कैल्शियम के बाद जो है, कैल्शियम के बाद आपको पता है स्कैंडियम आता है। तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज जो है ये और एलिमेंट से मैच करते थे, या ऐसा मान सकते हैं कि इस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसको कहाँ पे रखना चाहिए ये एग्जैक्टली हम नहीं बता पाए। ठीक है, इस एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जो है स्कैंडियम को नहीं देख पाओगे। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम के नीचे जो है आपको पता होना चाहिए कि गैलियम आना चाहिए था। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे कौन आना चाहिए था? गैलियम आना चाहिए था। लेकिन गैलियम की डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुई थी, तो गैलियम के बारे में उन्होंने बता दिया। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, जैसे कि मास नंबर। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये मास नंबर है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बता दिया था पहले ही। इसके अलावा इसके अलावा गैलियम का नाम क्या रखा जाएगा? तो गैलियम को हम बोलते हैं एक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्का का मतलब होता है एल्यूमिनियम के बाद आने वाला। तो ये इसकी खास बातें थी। ठीक है, इनको याद रखना आपने। इसके अलावा देखिए ये आप देख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये बी ग्रुप के अंदर आएंगे सारे के सारे। ये पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी गड़बड़ बना दी है इसने, बनाने वाले ने। ये फॉस्फोरस यहाँ पे आना चाहिए, गलत है भाई, ये पीरियोडिक टेबल, इसको हटाते हैं। एक मिनट। देखिए डायरेक्टली खास बातें लिख लेते हैं। आप जो है एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेना अपने रेजोनेंस की बुक के अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो शायद आपको कहीं पे ना मिले। ठीक है, उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हुआ है कहीं पे भी। ये जो मैंने आपको दिखाया था इसमें कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए खास बातें लिख लेते हैं। मोस्टली बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे काफी बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या होता है? ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो। दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट the physical and chemical properties the physical and chemical properties of the elements of the elements are the periodic function of their atomic masses, are the periodic function of their atomic masses। ये होते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो मास के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। ठीक है, तो ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अब देखिए इसकी खास बातें क्या हैं वो भी लिख लेते हैं। तो लिखिए मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली मेरिट थी इसकी
सबसे पहली मेरिट थी बेटा नोबल गैसेस के बारे में। नोबेल गैसेस के बारे में देखिए, इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दी थी अपने 1869 के आसपास। ठीक है, उस टाइम तक भी नोबल गैसेस के बारे में नहीं पता था, लेकिन नोबल गैसेस के बारे में जब इनको पता लगा तो इन्होंने क्या किया, एक अलग से ही ग्रुप बना डाला। ठीक है, जिसको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, और जो कि इनकी पीरियोडिक टेबल को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करती है। ठीक है बेटा, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर फोर नोबल गैसेस there can be made and another group which do not disturb the existing periodic table. It is called zero group. इन्होंने उस ग्रुप को बोला था जीरो ग्रुप। अब देखिए, ये जो नंबर दिए थे ग्रुप्स को, ये उनके जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे थे, उनके कंपाउंड कैसे बन रहे हैं उनके बेसिस पे थे। तो इनको पता लगा कि ये नोबल गैसेस जो है कंपाउंड बनाते ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, उनकी वैलेंसी जीरो हो जाएगी, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, जीरो ग्रुप का मतलब क्या है, द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस इज जीरो। ठीक है, इन्होंने जो है वैलेंसी के हिसाब से एलिमेंट्स को रखा था ग्रुप्स के अंदर। तो जीरो ग्रुप का मतलब जीरो वैलेंसी होती है, यानी कि कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात थी ये। तो सेकंड बात लिखते हैं अब। सेकंड बात देखिए, सेकंड बात आप इसमें लिख सकते हैं प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। प्रेडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो उनको इन्होंने क्या किया, प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन के बाद क्या आना चाहिए था, गैलियम आना चाहिए था। तो उसका, सॉरी, एल्यूमिनियम के बाद अब क्या आना चाहिए था, सिलिकॉन आना चाहिए था। तो उसका नाम क्या लिख दिया था, गैलियम लिख दिया था। ठीक है, तो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी, उनके नाम और उनकी प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने बता दी थी। तो इसमें आप लिख सकते हैं, he predicted the properties of some elements which didn't exist at that time, ठीक है, उस टाइम पे जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इन्होंने बता दी थी। एंड द नेम वाज गिवन, उनका नाम भी दे दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम के बाद जो आएगा उसको हम एका एल्यूमिनियम बोलते हैं। एका एल्यूमिनियम का ये जो नाम रखा था, ये रखा था गैलियम के लिए। ठीक है, इसी तरह से जर्मेनियम भी डिस्कवर नहीं हुआ था, तो जर्मेनियम का नाम रखा था एका सिलिकन। एका सिलिकन, ठीक है, ये था आपका जर्मेनियम जी। तो ये इसकी खास बात थी। ठीक है बेटा, और ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी बताई थी ये भी आप याद रख सकते हैं। ये दो तीन प्रॉपर्टी बताई थी, एक तो वैलेंसी बताई थी और दूसरा एटॉमिक मास बताया था। ठीक है, ये दो बातें इन्होंने मेनली बताई थी, और वो दोनों लगभग मैच करती थी, गैलियम के लिए भी और जर्मेनियम के लिए भी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, थर्ड इसकी अच्छी बात या मेरिट जिसको हम बोलते हैं। तो थर्ड मेरिट इसमें लिखिए आप, द वर्क ऑफ पीरियोडिक टेबल वॉज ऑल एक्सपेरिमेंटल। उन्होंने हर एक एलिमेंट के जो है कंपाउंड बना के देखे, ठीक है। यानी कि सारी की सारी पीरियोडिक टेबल जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि हवा में किसी ने बोल दिया कि जो है आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है मैच करेगी। ये सब बातें उन्होंने हवा में नहीं की थी, ये सारी की सारी बातें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताई थी। इसलिए ये इसकी एक मेरिट हो सकती है, ठीक है। हाँ बेटा, बिल्कुल जेनोन का नहीं पता था उस टाइम पे प्रिंस, और पता भी अगर होता तो उस टाइम पे उनके कंपाउंड जो है उनको नहीं पता थे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशन थी उस टाइम पे, लिमिटेशन में लिखेंगे ये सब बातें, ठीक है। तो ये इसकी थर्ड खास बात थी। उसके बाद फोर्थ बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फोर्थ बात, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अब देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास पहले ही लोग निकाल चुके थे, बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे इस चीज पे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है गलत एटॉमिक मास निकाले हुए थे, ठीक है बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताएं तो बेरिलियम का एटॉमिक मास जो था वो 13.5 निकाला हुआ था, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली इसका बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है ये आपको भी पता है, 9 होता है, ठीक है। 9 होता है इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास, ठीक है। और 13.5 क्या होता है, ये जो है पहले निकाला हुआ था, ये गलत था, ठीक है। रोंग एटॉमिक मास था ये। तो इन्होंने क्या किया, इसको ठीक किया। इसी तरह से बहुत सारे और भी एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास को ठीक किया था, जैसे कि इंडियम, गोल्ड, ठीक है। इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तीन एलिमेंट और थे जिनके एटॉमिक मास को करेक्ट किया था। ये एटॉमिक मास को करेक्ट कैसे किया था, ये किया था इन्होंने वैलेंसी के हिसाब से, ठीक है। बेरिलियम की वैलेंसी जो है आपको पता है 2 हो सकती है। आपको पता है कि बेरिलियम जो है +2 के अंदर जा सकता है मैक्सिमम। तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसको जो है 3 मानते हुए सोल्व कर दिया। तो 3 मानने की वजह से क्या हुआ था, इसका एटॉमिक मास इतना आ गया था, ठीक है, जो कि गलत है। लेकिन इन्होंने करेक्ट करके इसको 2 बनाया, और 2 बनाने के बाद जो है इसका एटॉमिक मास कितना आ गया, 9 आ गया। अब एग्जैक्टली इसके अंदर किया क्या था उन्होंने, ठीक है ना। ये सब मैं बताऊंगा आपको जब आपको पता लग जाएगा एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बारे में, और नॉर्मेलिटी के बारे में। इन सब के बारे में आपको पता लग जाएगा तो दोबारा से जो है इन बातों के ऊपर आएंगे। लेकिन अभी के लिए आप जो है लिख लीजिए इस इन सबको। तो इन्होंने क्या किया था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास किया था। एक एग्जांपल आप याद रख लेना, बेरिलियम का, इसका रॉन्ग आंसर था 13.5, इन्होंने इसको करेक्ट करके 9 लेके आए, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखना। तो ये 4 खास बातें थी, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, इसके देखते हैं डीमेरिट्स, ठीक है। हर एक चीज की डीमेरिट होती है, तभी इसको रिप्लेस किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई, ठीक है बेटा। इसके डीमेरिट्स देखते हैं। तो सबसे पहले डीमेरिट क्या थी, तो देखिए ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हर जगह पंगा करता है, इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन जो है स्पेसिफिक नहीं होती है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी एक डीमेरिट बन गई, ठीक है। एग्जैक्टली पोजीशन क्या होनी चाहिए हाइड्रोजन की ये नहीं बता पाए, ठीक है। और बात वही थी कि इनको एल्कली मेटल के साथ रखा जाए या हेलोजन के साथ रखा जाए, ठीक है बेटा। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में ये नहीं बता पाए। सेकंड बात थी, देखिए उस टाइम तक आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, अब देखिए आइसोटोप अगर देखते हैं तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं बेटा। H11 इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा होता है H12, इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, ठीक है। तीसरा होता है H13, इसको हम बोलते हैं ट्रीटियम। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टी से और इसको एच से। ठीक है, तो देखिए 3 आइसोटोप होते हैं। अगर एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई है तो हर एक आइसोटोप को इनको एक पीरियोडिक टेबल में रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये केवल हाइड्रोजन को जो है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर रखते हैं, इन तीनों को, इन दोनों को नहीं रखते हैं। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा और सोच के देखें तो कुल हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, इन 118 एलिमेंट के लगभग 1700 के आसपास आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जिनमें से लगभग 300 स्टेबल होते हैं। ठीक है, बाकी अनस्टेबल होते हैं यानी रेडियो एक्टिव होते हैं, ऐसे बोल सकते हो, या बहुत कम लाइफ टाइम होता है उनका। तो देखिए इतने सारे आइसोटोप को रखेंगे तो बहुत सारा केओस मच जाएगा, मतलब कहाँ रखेंगे, किसको कैसे रखा जाए। तो ये सब बातें इन्होंने नहीं बताई थी उस टाइम पे। इतने सारे आइसोटोप के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन हाँ ये पता था कि एक एलिमेंट के बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। इनको बोलते हैं हाइड्रोजन ही है सबको। ठीक है, इन आइसोटोप्स को सभी को हाइड्रोजन ही बोलते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन के भी बहुत सारे आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन जो नॉर्मल ऑक्सीजन आप यूज करते हो O16, ये आपका ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, O16 बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन 16। एक होता है ऑक्सीजन 17। ठीक है, ऑक्सीजन 17। एक होता है ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 18। ठीक है, ये 3 आइसोटोप होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके 3 3 4 4 आइसोटोप आपको मिलेंगे। अब उनकी पोजीशन कहाँ रखनी है, ये मास के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये इसके एक डिमेरिट बन जाती है, एक लिमिटेशन बन जाती है यहाँ पे। ठीक है बेटा। बेटा टेस्ट जो आप किसी भी टाइम पे अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं क्लास होते ही आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो डिमेरिट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, थर्ड डिमेरिट पढ़ते हैं बेटा। अब देखिए थर्ड डिमेरिट कुछ ऐसी है कि इन्होंने जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से रखा। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट को इस तरह से रख दिया कि कुछ एलिमेंट्स को पहले रख दिया जिनका एटॉमिक मास जो है ज्यादा था और बाद वाले का कम था। जैसे कि अगर हम देखें आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, इन तीनों को जो है इन्होंने ग्रुप नंबर 8 के अंदर रखा था। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखा जाए तो कोबाल्ट का मास जो है निकल की मास से ज्यादा होता है, पॉइंट्स में ज्यादा होता है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, कोबाल्ट का मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन एटॉमिक मास ऑफ निकल। लेकिन कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रख दिया। इसकी वजह क्या थी, ये इन्होंने नहीं बताई। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एनामोलस पेयर्स। एनामोलस पेयर्स। तो बहुत सारे ऐसे एनामोलस पेयर्स थे जिनके मास में जो है उथल पुथल थी, यानी कि आगे वाले का ज्यादा था, पीछे वाले का कम था। ठीक है बेटा, इसका मास जो है लगभग ऐसा मान सकते हैं 58.7 था, इसका मास लगभग 58.3 था। ठीक है, तो इसका ज्यादा था और इसका कम था। इसको बाद में रखना चाहिए था, लेकिन निकेल को बाद में रखा गया। ठीक है, इनकी बात ये बिल्कुल ठीक थी, ऐसा ही रखना चाहिए था, लेकिन क्यों रखा ये एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास का उथल पुथल था। इसके अलावा आप जो है एक और चीज देख सकते हो, जैसे कि आर्गन एंड पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम एंड आर्गन जो है, इनका आप एटॉमिक मास का कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसके अलावा कैल्शियम है, इन दोनों का जो है एटॉमिक मास का कंपैरिजन कर सकते हैं।
आर्गन का आपको पता है एटॉमिक मास जो है ये होता है 40, ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 39 होता है। लेकिन आर्गन को पहले रखा गया और पोटाशियम को बाद में रखा गया। लेकिन अगर मास के हिसाब से लगते तो पोटाशियम को पहले रखा जाना चाहिए था और आर्गन को बाद में रखा जाना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एनामली जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर मिल रही थी, ठीक है बेटा। तो ये एक थर्ड लिमिटेशन बन जाती है इसकी। क्लियर है बेटा। और चौथी लिमिटेशन आप ये देख सकते हो कि एक्चुअल में जो पीरियोडिसिटी है वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, लेकिन इन्होंने बताया कि एटोमिसिटी या पीरियोडिसिटी जो है डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। तो ये भी इनकी अजम्पशन क्या थी, गलत थी, ठीक है। इसका मतलब कोज ऑफ पीरियोडिसिटी इज नॉट एटॉमिक मास, ठीक है। ये बात भी आप लिख सकते हैं। इन्होंने कोज ऑफ पीरियोडिसिटी को बताया। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, रिपीटेशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब कुछ, मतलब ऐसा मान सकते हो कि एटॉमिक नंबर 10 के बाद क्या होता है, प्रॉपर्टीज रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी कहलाता है। आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 3 जो है लिथियम होता है। तो लिथियम के बाद बोरोन, ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद सोडियम, सोडियम की और लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होने लग जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, पीरियोडिसिटी है। कुछ एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो है कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर मिलती हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। और सिंपल भाषा में बोलते हैं पीरियोडिसिटी क्या है, रिपीटेशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल, ठीक है। तो ये नहीं बता पाए थे मेंडलीव। लेकिन कुल मिला के आप देखना चाहो तो मेंडलीव का काम जो है सबसे बेस्ट था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो पिछले पिछले साइंटिस्ट ने, यानी कि न्यूलैंड ने, या आप जो है देखें डोबरनियर का वर्क, तो उन्होंने इतनी बातें नहीं बताई थी। तो इनका काम जो है बहुत अच्छा था, बहुत बहुत खास था। लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशन रह गई, तो उन लिमिटेशन को दूर करने की कोशिश की गई, ठीक है। अब बढ़ते हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लिखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो था मोजेले का, ठीक है। मोजेले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, ठीक है। मोजेले ने एक्सपेरिमेंट किया, इसको हम बोलते हैं मोजलेस एक्सरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ था सबसे पहले अंडर रूट ऑफ म्यू। ये म्यू क्या है, तो म्यू जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे वर्सेस जेड के बीच में ग्राफ बनाया। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने जब अंडर रूट ऑफ म्यू वर्सेस जेड के बीच में ग्राफ बनाया तो इनको एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिला, ठीक है। इनको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिला, स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है बेटा। लेकिन इन्होंने जब अंडर रूट ऑफ म्यू वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया, एटॉमिक अंडर रूट ऑफ म्यू वर्सेस मास के बीच में जो ग्राफ बनाया था, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं था, स्ट्रेट लाइन नहीं था, ठीक है। अब इस बात से हम ये बता सकते हैं कि ये जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ये जो है आपकी एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है और ये डिपेंड करती है एटॉमिक मास के, एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। लेकिन एटॉमिक मास के साथ में जब हमने कर्व बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही थी, इसका मतलब ये रेगुलर पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं
कि आपके जो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की वो होनी चाहिए एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहीं से जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जन्म हुआ। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलती है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मेंडली पीरियोडिक लॉ की तरह ही है, उसमें केवल आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर रख देंगे। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं इट स्टेट्स दैट, it states that the physical and chemical properties, physical and chemical properties of the elements are periodic function of atomic number। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बेसिक प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक नंबर होती है, ना कि एटॉमिक मास होता है। ये बताया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को कभी कभी मोजलेस पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, मोजलेस पीरियोडिक लॉ। ठीक है बेटा, ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको पता लग चुका है। अब पीरियोडिसिटी मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिसिटी क्या होता है। अब इन्होंने ये भी बताया था कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिसिटी की वजह क्या होती है। ठीक है, तो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है? तो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी होता है आपका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the cause of periodicity। आप देख सकते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन 3s1 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है एक जैसी आती हैं, सिमिलर आती है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं या सेम है। ठीक है, तो सिमिलर और सेम में फर्क आप समझ लेना। कभी भी आप जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को सिमिलर बोलते हो, कभी भी सेम नहीं बोलते हो। ठीक है, सेम का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी, और सिमिलर का मतलब थोड़ी बहुत मैच करती है। ठीक है, जैसे कि वैलेंसी मैच करती है, मेल्टिंग पॉइंट देखें, मेल्टिंग पॉइंट मैच नहीं करेगा इनका। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मैच नहीं करेगा। कुछ कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम सिमिलर प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ना कि सेम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। यस सर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सर। नो डाउट सर। अब देखिए आपका एक होमवर्क रहेगा, आपने एनसीईआरटी में से ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है। ठीक है, जस्ट रीडिंग लेनी है आपने। ठीक है बेटा, और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, मतलब 2-3 क्लास लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये है आपका होमवर्क, इसको ध्यान रखना, पढ़ते रहना साथ के साथ। क्या बेटा? चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एलिमेंट्स को किस किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्स को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक्स। ठीक है, उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होते हैं, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो ये भी आप खुद से ही लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल और दूसरे को हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। सर एनसीईआरटी की बुक में जो पीरियोडिक टेबल दे रखा है उसमें तो स्कैंडियम दे रखा है। दे रखा है बेटा, देखो वही मैं बता रहा हूँ, कोई यस रेफरेंस सर, बुक है नहीं, कोई रेफरेंस बुक है नहीं। ठीक है, अगर देखता हूं मैं एक बार एक्चुअल में जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, अगर वो कहीं पे मिल जाती है तो उसके हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बाकी कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको याद रखने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम का याद रख लो, बहुत है आपके लिए। अब देखिए, वो दोनों ए ग्रुप में है, गैलियम और जर्मेनियम। हाँ वो दोनों ए ग्रुप में रहेंगे, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बी ग्रुप में जो होंगे ना वो आपके डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, ए ग्रुप में जो है उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब होता है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, और बी ग्रुप वाले एलिमेंट जो है ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो एस ब्लॉक में आप जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, NS122। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, तो एस ब्लॉक के अंदर आपको मेटेलिक एलिमेंट्स मिलेंगे सारे के सारे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए पी ब्लॉक के बारे में देखते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कॉमन बातें, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक आते हैं। ठीक है, इसके अंदर पी ब्लॉक के अंदर आपको एक एम्फोटेरिक लाइन भी मिलेगी जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करेगी। केवल पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये तीनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, बाकी और कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसके अंदर तीनों चीजें मिलती है। आपको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इन तीनों के अंदर मोस्टली मेटल ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये केवल ऐसा एक ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड साथ में मिलते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बना के देख लिया था, NS2 NP1 to 6, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है बेटा, अब पी ब्लॉक की पोजीशन क्या होती है, तो राइट में मिलता है आपको। ठीक है, ऐसी मतलब नॉर्मल बातें हैं, ये आपसे पूछ लेते हैं काफी बार। तो ये पी ब्लॉक के बारे में था। डी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है आप ध्यान रख सकते हो, ये आपके ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जाते हैं। ठीक है, इसमें कैसे एलिमेंट आपको मिलते हैं, तो मेटल्स मिलते हैं सारे के सारे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, तो N-1 D1 to 10 और NS1 to 0। ठीक है, या 1 to 2 या 0 to 2 भी लिखते हैं काफी बार, ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ठीक है बेटा, और ये कहाँ पे मिलता है, तो सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल पे मिलता है, बिल्कुल बीच में रहता है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी हम बोल सकते हैं कि इन मेटल्स के बहुत सारे कंपाउंड कलर्ड होते हैं। ठीक है, ये कलर्ड कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं।